जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग का आना हुआ है आजाद उम्मीदवार जिनकी निशानी है कैमरा, जिस शख्सियत का नाम है अनवर शेख। जब हम लोग ने अनवर शेख से मिले थे तो हमारा पहला सवाल यही था कि आपने 176 असेंबली से फॉर्म भरे हुए हैं, आप यहाँ के दावेदार है, आप इस क्षेत्र में क्या काम किए हैं, इस विभाग में क्या काम किए हैं, हमें बताइए। आपको कौन वोट देगा, क्या आप वोट के हकदार है? तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि इन्होंने हमारे को चुप बिठा दिए कि मैं जीतूंगा और मुझे जिताने वाला मेरा रब है, अल्लाह है, वो मुझे जिताएगा। मैं जो तरीके से काम किया हूं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के हम भी चाहे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से पॉलिटिकल खेल किया जा रहा है, जो आज हमारे देश को नष्टो नाबूद करने पे तुले हुए कुछ पॉलिटिकल लीडर, जो आज हमारे में भाईचारा है, हिंदू मुसलमानों में जो भाईचारा है, उसको खराब करने के लिए हमारे जात पे, हमारे मजहब पे इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो लोगों का मुंह काला करने के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखना जरूरी समझा। क्योंकि राजनीति अगर करनी है तो डेवलपमेंट को लेके करो, एजुकेशन को लेके करो, नशा मुक्त बंद करने के लिए वो चीज को लेके करो, नौजवानों के भविष्य को लेके करो, अच्छी राजनीति करो। गंदी राजनीति करके आप कौन सी दुकान खोले हो? मजहब की राजनीति करके आप कौन सा धंधा चला रहे हो? इतने गिर गए हो कि आपको एक धर्म की जरूरत पड़ रही है अपनी दुकान चलाने के लिए। आप क्या सोच रहे हो? आपको जनता सर पे बिठाएंगी? अरे आप कदमों पे झुकने के लायक के नहीं हो। इसी तरह की विचारधारा जब हमने अनवर शेख से सुने तो आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना उनका बहुत जरूरी समझे। ये क्या बोलते हैं, इनकी जीत है हार है ये हमें पता नहीं, फ्यूचर तो रब के सिवा कोई नहीं जानता। इस विषय में आज हम बात करेंगे। बांद्रा ईस्ट को लेके इनकी क्या सोच है, यहाँ पे किस चीज का बदलाव आना चाहिए, ये सब जानकारी करने के लिए हमारे साथ है अनवर शेख। अनवर शेख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बांद्रा ईस्ट में जो माहौल चल रहा है, बहुत से कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन दावेदारी जो रेस में है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो भागम दौड़ी कर रहे हैं, वो 5 जन है, छठवें आप है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है आगे ये जगह पे बांद्रा ईस्ट में क्या मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे कमजोरी है, कौन से वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कहाँ पे नशा ज्यादा हो रहा है, इस बारे में आप बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे पास और सलाह, आपकी जो सोच और आपकी जो सवालात है, ये अल्लाह का एहसान बोलूँगा कि वो आपके दिमाग में डाला और आपने ज़रूरी समझा कि आपने ज़रूरी समझा कि पूछना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे बम्बई शहर के अंदर जितने मुसलमान इलाके हैं, उस मुसलमान इलाके के अंदर जितने नशे के कारोबार होते हैं शायद ही कोई और इलाकों में होता है। ये मेरे से ज़्यादा तो आप लोग बेहतर जानते हो। क्यों? वजह यही है कि हमारे मुसलमान नौजवान जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको इन लोगों को वो नस्ल खराब करना है ताकि वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। आज माहौल नशे का इस हद तक पहुंच गया है कि बच्चा अपनी माँ को मार रहा है, बच्चा अपने बाप को मार रहा है, और कुछ इलाके तो मैंने ऐसे देखा कि बाप और बेटे दोनों बैठ के साथ में पीते हैं। क्या ये पुलिस का काम नहीं है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत डिपार्टमेंट से ही। डिपार्टमेंट चाहे तो, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, शिवाजी नगर गवंडी के अंदर जहाँ तक मैंने देखा, एक गर्दुल्ले या चरसू को उठा के बंद करे तो वहाँ से आमदार का फोन जाता है सीनियर को। मेरे एक दोस्त है सीनियर, वहाँ पे 6-7 महीने में ही रिटायरमेंट उन्होंने ट्रांसफर ले लिया। बोले मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जिसको लेके आओ वो उठा के आमदार का या नगर सेवक का फोन आता है, हमको छोड़ना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो हमारा कानून व्यवस्था इतना गलत है। आज आपको मैं बता दूं, एक चरसी या एक नशे करने वाले को अगर पुलिस पकड़ती है, पुलिस उसको लेके जाके लॉकअप में लेके जाती है, एक एनडीपीएस केस ऐसा है कि चार्जशीट के साथ दाखिल करना पड़ता है। पुलिस 4 घंटा मेहनत करती है उसके पीछे। 4 घंटा मेहनत करने के बाद जब कोर्ट में खड़ा हाजिर करती है, कोर्ट उसको 1200-1500 रुपये फाइन पे छोड़ देता है। बात बता दूं, आप नशे की बात कर रहे हो, आज बांद्रा ईस्ट का जो इलाका है वो सांता क्रूज तक जाता है, गोलीबार का जो रोड टर्न मारते हैं वहां तक जाता है, जो सबवे में निकलता है बाहर।
वहां पर रात में 11 बजे 10 बजे जो धंधा चालू होता है तो सुबह 5 बजे तक धंधा चलता है। क्या वो पुलिस को दिख नहीं रहा है? क्या वो आमदार को दिख नहीं रहा है? सब अपनी आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? मुझे आप बताइए। आज सारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक कानून में अमेंडमेंट लाना चाहिए। कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी नशा करने वाले को लोग पकड़े तो उसको उठाए सीधा रिहैब सेंटर में डाले। गवर्नमेंट को एक रिहैब सेंटर बनाना चाहिए। वो बच्चा जब 3 महीना रख के उसके नशा छुड़ा के फिर उसके घर वाले से एफिडेविट लेना चाहिए कि भाई दूसरी बार पकड़ा गया तो ये 3 महीने का भी खर्चा जो हमने खर्चा किया वो और आने वाले के दिन भी खर्चा जो हम करेंगे उसको उठा के लेके आने के। आज आपको मैं ये बता दूं, जो गवर्नमेंट आज बोलती है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये योजना के तहत जितने एडमिशन दिए गए 3-3 साल का प्राइवेट स्कूलों को पैसा नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। आज प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? बच्चों को बुला के उसके पेरेंट्स को बुला के बोल रहे भाई या तो आप फीस भरो या तो हमको मजबूरन निकालना पड़ेगा। निकाल तो नहीं सकते लेकिन धमकी तो दे रहे हैं। माँ बाप तो परेशान है। तो किसकी जवाबदारी है? ये स्थानिक आमदार की जवाबदारी कि भाई मेरे इलाके में इतने स्कूल है प्राइवेट, इतने आरटी के बच्चे हैं जिसका पैसा अभी तक स्कूल को दिया नहीं गया है। 2-2 साल 3-3 साल हो गया है। आप मेहरबानी करके दो। ये सब काम आमदार का है। अभी आप रेस में हैं, आपने फॉर्म भरे हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आवाम यहाँ की अगर मुझे जिता के देती है, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि आवाम एक मोमिन भाई को इंशाअल्लाह ज़रूर जिताएगी, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे लड़ रहा है। किसी इंसान के या किसी पार्टी के भरोसे पे नहीं लड़ रहा हूँ, अल्लाह के भरोसे पे लड़ रहा हूँ और अल्लाह के भरोसे में आज तक मैंने काम किया है। और आपने फिरका परस्ती की बात की, नीतीश राणे, टी राजा सिंह का परमिशन कैंसिल करने वाला मैं, उसको मजबूरन जाके कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। उसके ऊपर भी मैं अभी तक फाइट कर रहा हूँ। ठीक है, गीता जैन, नीतीश राणे, टी राजा सिंह, इवन एकनाथ शिंदे जी जो हाजी मलंग में जो स्टेटमेंट दिए थे उनके खिलाफ भी मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एफआईआर दाखिल किया। सीएम एकनाथ शिंदे जी? हाँ, सीएम एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं मैं। सीएम एकनाथ शिंदे जी ने जो वहां पर स्टेटमेंट दिया था हाजी मलंग के ऊपर, मुझे याद है कि क्या उनका नाम, दीगे साहब की तमन्ना क्या थी, मैं भी बोल तो नहीं सकता, मुझे याद है, मैं वो पूरा करूंगा। अनवर जी मुझे ये बताइए कि जब हम लोग एफआईआर का नाम सुनते हैं और गरीब जनता पे एफआईआर होती है तो पुलिस उसको ढूंढती है और कहीं से भी तलाश करके लाती है और उसको अरेस्ट करती है और अंदर डाल देती है। और जब से ये बयानबाजी चालू होती है, आप जैसे आपने एफआईआर की है, तो इस पे कार्रवाई कब होगी? ये लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट करते? ये कौन सी एफआईआर है? भाई मुझे आप एक बात बताइए, मुसलमान आमदार कितने हैं? आज बम्बई में, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मुसलमान आमदार हैं, ज़्यादातर वो अजीत दादा पवार या फिर बीजेपी के साथ, इन लोगों के साथ जुड़े हैं। इन लोगों को कौम की बिल्कुल पड़ी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, किसी ने आवाज़ उठाया हो? एक आमदार बताए कि जिसने आवाज़, इनको सिर्फ अपनी संपत्ति, अपना धन बचाना है, इनको जेल में जाने से बचना है। एफआईआर में कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ नाम के लिए एफआईआर हुआ। कोई अभी तक किसी को कोर्ट में हाजिर ही नहीं किए। क्यों? वांटेड है क्या वो? ये कब? वो जो जहरीली बयानबाजी करता है, जिसका नाम आपने क्या बोले थे, नीतीश राणे। हाँ। नीतीश राणे पे मैंने सुना काफी लोगों से 3 से 4 जगह से एफआईआर हुआ है। कार्रवाई क्यों नहीं हो? देखिए, नीतीश राणे के ऊपर दुनिया ने क्या की मुझे नहीं पता। एक मुसलमान कौम के होने की हैसियत से मैंने अपना फ़र्ज निभाया। मैंने कंप्लेंट, उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट भी की, उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी दिया। जब वहाँ पे सब आगे पीछे हो रहा था, मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके मैंने एफआईआर लॉन्च करवाया। आप ये जो बोल रहे हैं कि मैं एफआईआर पे अपना पूरा संज्ञान ले रहा हूँ, तो ये हवा में है या आपके पास कोई एविडेंस है? मेरे भाई, मेरे पास हर एक चीज़ का एविडेंस है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शो करिए। पुलिस स्टेशन का रिप्लाई आया है मुझे कि हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है, अब ये मामला कोर्ट में है। ठीक है, ये नीतीश राणे, गीता जैन, उन लोगों के ऊपर है और टी राजा सिंह भी इसी के अंदर है। ठीक है, इसके साथ में हाजी मलंग का जो मैटर मैंने आपको बोला, कोर्ट के, एक मिनट मैं आपको बता दूं। आपको ऐसा लगा होगा कि अनवर भाई हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर है। ठीक है,
कोर्ट ने ये बोला है कि आपका देखो, आज सरकार उनकी है तो सुनवाई भी उनकी होगी। कोर्ट ने ये बोला कि आप पुलिस स्टेशन गए नहीं एफआईआर करने के लिए, इसलिए हम ये पिटीशन डिसमिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ऑर्डर में ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कराए। ठीक है, ये इसके ऊपर ये कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मैं पुलिस स्टेशन जाके एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करने का, एफआईआर दाखिल करने का ये एप्लीकेशन कोर्ट के ऑर्डर के साथ मैंने लगाया, जो अभी तक कार्रवाई चल रही है। अब इलेक्शन के वजह से, इलेक्शन बीच में आने के वजह से जरा इस काम को ब्रेक लगा है, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑफिसर जगह पे नहीं, सब इलेक्शन ड्यूटी पे। तो आपका बोलना मतलब है कि साथ में आपको ये बता दूं, टी राजा सिंह के मैटर में गवर्नर साहब ने मुझे लेटर लेके बताया कि नहीं, आपको बोल रहा हूँ ना एविडेंस, मैं आपको एविडेंस हर एक चीज का दे सकता हूँ। जब मैं अकेला एक इंसान इतना सब कुछ कर सकता हूँ अल्लाह के दम पे, तो मैं यही उम्मीद से यहाँ पे खड़ा हूँ कि मेरा मुसलमान भाई जब ये चीज को समझेगा, देखेगा, तो वो मेरा साथ जरूर देगा। और साथ जरूर देगा तो ये एक आमदार ऐसा होगा सदन के अंदर जो मुसलमान के हक पे बोलेगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहने की वजह यही है, और ना ही मुझे किसी पार्टी के समर्थन में जाना है। अगर जाने की जरूरत भी पड़ी तो मैं एएमआईएम को चॉइस करूंगा, क्योंकि आप इससे पहले आप उसी में थे। मैं उस पार्टी में था और अभी भी हूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या डिसीजन ऐसा लेना पड़ा कि उन्होंने टिकट किसी को दिया नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे काम असद भाई के नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूं। ठीक है, जिस तरह से देखिए एविडेंस अनवर शेख ने दिए हैं, और इसमें सब में बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के अगेंस्ट भी इन्होंने कंप्लेंट किए हैं, एफआईआर किए हैं। तो ठीक है अनवर जी, आप करने की प्रोसीजर चल रहा है, ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, आप 176 के दावेदार है। 176 के डेवलपमेंट के बारे में बोलिए। कल एक शानदार हस्ती, शानदार मंच लगाया गया है, जिधर आदित्य ठाकरे ने लोगों को इस चीज का कमिटमेंट दिए है कि रीडेवलपमेंट 33(5) में यहाँ का जो मुद्दा है वो हम सॉल्व करके देंगे। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे आप पहले ये बताइए, जबकि ये शिवसेना का गढ़ है, इनका घर भी यहीं पर है, इससे पहले आदित्य ठाकरे साहब कितनी बार आए यहाँ पर? कल आए ना, कल आए ना भाई। इलेक्शन के वक्त को तो हर किसी को जाना ही है यार। इलेक्शन के वक्त वोट मांगने हर किसी नेता को जाना है। इससे पहले लोगों, भारत नगर के लोगों की याद क्यों नहीं आई इनको? मेरा ये सवाल है। तो शायद जीते बाद आएंगे, रोज जीतने के बाद आएंगे। जीतने के बाद सबकी दुकान चालू होती है यहाँ पर, तो ये दुकान वाला काम मत करो ना। भारत नगर का जो मुद्दा है वो 33(5) का है, रीडेवलपमेंट का है, और एसआरए जबरदस्ती दावेदारी कर रही है इस चीज पे। आप भी एक संज्ञान लिए थे, एक मैटर में आप भी वहां पे उतरे थे। आपको क्या लगता है, एक बड़ी पार्टी महाविकास आघाड़ी जो कमिटमेंट कर रही है, तो क्या वो उस कमिटमेंट पे वो खरी नहीं उतरेगी? आप ये बताइए, उद्धव जी के घर से भारत नगर मुश्किल से 200 या 300 मीटर होगा, अगर पैदल भी जाएंगे तो। बरोबर, ठीक है। यहां से उद्धव बाला साहब ठाकरे जी धारा भी जाते हैं, वहां के लोगों को आश्वासन देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करके देंगे, हम सब कुछ करके देंगे। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने बड़े नेता हैं वो अडानी के दोस्त हैं। बरोबर। पार्टी कोई भी हो, हर किसी को अडानी की जरूरत है। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब दोस्ती आ रही है, खाली लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कि लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार तुम आके कमिटमेंट कर रहे हो 33(5) का। अरे यार, जो इंसान बाइकला के अंदर करोड़ों रुपया खर्चा करके पेंगुइन लेके आता है, ये वो इंसान को उसके घर के बाजू की गंदगी नहीं दिख रही है, वहां का हाल माहौल नहीं दिख रहा है? भाई, ये सोचने की बात है। तो क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? अब क्योंकि ये मुसलमान इलाका है, बहुमूल्य मुसलमान है, यहाँ पे सब जय भीम वाले मुसलमान रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक मैसेज देना चाहा था एमपी वर्षा गायकवाड़ को, और हमने ये बात उठाई थी कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता देखना चाहती है। कल जनता को
आदित्य ठाकरे ने आके इस बात का कमिटमेंट किया है कि हम 33(5) में काम करेंगे। आदित्य ठाकरे का कमिटमेंट मतलब महाविकास आघाड़ी का कमिटमेंट, और इसमें वर्षा गायकवाड़ जी भी बहुत मेहनत कर रही है, इसमें जीशान सिद्दीकी ने भी मेहनत की है, ऐसे बहुत है। लेकिन मसला है वो तलवार अटकी हुई है, वहाँ के लोग आज भी एक बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। कितने लोगों के घर गिरवी रखे हुए हैं, कितने लोगों ने हैवी पे घर चढ़ा के, अगर वहाँ पे एसआरए का काम चलता है तो वो तो रास्ते पे आ जाएंगे। वहाँ की बेबसी दूर नहीं हो रही आज कई सालों से। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन के बाद क्या ये जिंदगी में बदलाव आएगा, वहाँ के लोगों को राहत मिलेंगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? अलॉटमेंट वाले जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, खुद की सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक अपने आप को ठंडे दिमाग से वो सोचेंगे नहीं कि हमारा काम करने वाला कौन है, हमारी हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ऐसे नेता आते रहेंगे, आश्वासन देते रहेंगे, जाते रहेंगे, वोट एक बार ले लिए, जीत गए, बाद में तुमको 5 साल कोई नहीं पूछने वाला है। हमने जिसी भी बड़े नेता से बात किया है तो उन्होंने एक ऑप्शन, एक वर्ड रखा सामने कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप भी भारत नगर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये क्या मसला है जो कोर्ट के वजह से हर पॉलिटिशियन अपना हाथ पीछे कर देता है? भाई मेरे को एक बात बताओ, जब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का प्रावधान है, आप कोई भी मैटर अगर कोर्ट में लेके जाते हो तो पहले तारीख में आपको सबमिट करना होता है, कोर्ट उसके ऊपर तारीख देती है और सामने वाले को बोलती है कि एफिडेविट फाइल करो। आप समझना मेरी बात को, कोर्ट जब तक हकीकत जानने लेती है तब तक, अभी आपने फाइल कर दिया, आपने कंप्लेंट, अगर वो माड़ा है, अगर वो एसआरए है, तो उनको टाइम देती है कि बाब आप ये कंप्लेंट आया है, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है। यहाँ पे नेता का काम है कि आप जाओ, जो सरकार का प्रावधान है वो प्रावधान को उसको बताओ, वो प्रावधान को एफिडेविट में लिख के लो, फिर कोर्ट में सबमिट करो। यहाँ पे कोई नेता जाने को तैयार ही नहीं है, क्यों? सब अडानी साहब के दोस्त है। और जो सोसाइटी जाती है वो लाखों रुपया खर्चा कर देती है। आज सोसाइटी की हालत देखेंगे तो केजीएन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो कि आज एकदम कर्जे में आ गई है। अपना डागी ने अपने घर बेच दिए हैं सिर्फ केस लड़ने के लिए, अपना मालिकाना हक लेने के लिए, और आज भी वहाँ पे बदलाव नहीं है। वो लोग डरे हुए हैं कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों बाद इलेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर वापस से वही खेल चालू हो गया तो हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात तो लोग समझने को तैयार नहीं है, इतना वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें। पहले बात तो मैं आपको खुल के एक बात बताऊं, किसी के लिए भी लड़ने जा रहे हो, या आप बोल रहे हो कि भाई मैं ये काम करके दूंगा, उसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं है। कल आदित्य ठाकरे साहब आ गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 33(5) में मैं आपका घर लेके दूंगा। अरे लेकिन कैसे लेके दूंगा, आपको मालूमात क्या है? जो वहाँ के पुडारी है उन्होंने जो बताया, नहीं तो वही भाषण करेगा वही मुद्दे पे, उसको थोड़ी मालूम है कि उधर क्या चल रहा है। बिल्डर है, अडानी के लोग है, और भी जो बिल्डर है, इन लोगों ने अपने अपने लोगों को मार्केट में छोड़ के रखा है, जिसको पेरोल पे रखा है उन लोगों ने, दलाल बोलते, मैं ये अल्फाज वापरूंगा नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी को मिले उसमें एक को दिमाग दे दिए, अरे भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, बिल्डर्स हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बिल्डर ही मैसेज पहुंचा रहा है कि तुम ऐसा करो ताकि तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर आ जाए। अभी तक यही खेल हो रहा है। आपको सही ढंग से अगर काम करना है तो देखो, आज 17 जन 17 जगह भाग रहे हैं, 17 में अगर एक को कामयाबी मिलती है तो वो कुछ दिन की राहत मिलती है, और बाकी सब कोर्ट का ऑर्डर इनके अगेंस्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इनके खुद अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे। इनको अपने दिमाग से सोच के एक नेता को ऐसा, एक अपनी रहनुमा को ऐसा पकड़ना है, भाई ये काम करना है, ताकि वो कंधे से कंधा मिला के साथ में जाए। अगर मैं कामयाब होता हूं, इंशाअल्लाह हर कमेटी के 4 आदमी को लेके साथ में जाऊंगा। सबसे पहले माड़ा के बीपी के साथ बैठूंगा कि भाई तूने ट्रांसफर क्यों बंद किया, तू भाड़ा लेना क्यों बंद किया, जब 33(5) का प्रावधान है तो वो ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे तू एसआरए को। और आप बोलते हो महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना बहुमूल्य इलाके मुसलमानों का कोई काम करने वाली नहीं है। आपको सीधे अल्फाज में बोल रहा हूं। तो वो मुसलमानों के वोट के आस में क्यों बैठी है? उनको मालूम है ना, हम आश्वासन देंगे, मुसलमान हमारी बात मानेगी और हमको वोट दे देंगे, फिर हम 5 साल राज करेंगे। जैसा हमको चलाना, वही कंबल उठाओ, कुर्सी बिठाओ, यही काम। क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो अपना लीडर मानती नहीं है, पैदा ही नहीं करती है। एक मुसलमान का रहनुमा अगर आगे चलता है तो उसका टांग खींचने वाले हमारे मुसलमान ही है।
दूसरे की दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये आज इस वजह से तो हमारा मुसलमान जय भीम बोलो, जय भीम वाले बोलो, मुसलमान बोलो, मातंग समाज बोलो, आज पीछे क्यों है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये अपने लोगों को अपना प्रतिनिधि मानते ही नहीं है। जिस तरह से अनवर शेख ने जो बात कही है वो बात तो बहुत अहम है कि मुसलमानों में एक कमजोरी है, और एक मिसाल दी जाती है ना कि गोविंदा जैसा प्रोग्राम अगर हमारे में रहता तो शायद वो मटकी कभी नहीं फूटती थी, क्योंकि किसी को, क्योंकि वो मटकी फोड़ने वाले नहीं है, सब एक दूसरे की टांग घसीटते थे और वो चीज होती नहीं थी। तो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन फिर भी जैसा भी माहौल है, कोई भी कैंडिडेट चुन गया है, कोई भी लीडर बन जाए, कोई भी एमएलए बन जाए, बांद्रा ईस्ट का मुस्तकबिल खतरे में है। इस बारे में आप क्या बोले? 101% बांद्रा इसका मुस्तकबिल खतरे में है, जिसमें कोई दौराई नहीं है। अगर ये इलेक्शन भी अगर कोई इन लोगों ने गलत फैसला करके महाविकास आघाड़ी को दिया या फिर शिवसेना को दिया, दोनों के तरफ से इनको नेगेटिव ही रिप्लाई रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा नहीं। इसकी वजह महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव बाला साहब के ठाकरे आगे की जाएगी नहीं, और उद्धव बाला साहब ठाकरे का सोच विचार मुसलमानों के बारे में उन्होंने खुला सदन में बोला कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, तो क्या कर लिया मुसलमानों ने और क्या कर सकते हैं? हमको जो आज मुसलमान जो भी कर रहा है दायरे के कायदे के दायरे में रहकर, लेकिन हर मुसलमान नहीं, कुछ लोग हैं जो ये चीज को सपोर्ट दे रहे, ये बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हर मुसलमान ने इतना दिमाग तो हर कोई चला रहा है कि हमको हमारा मुस्तकबिल संभालने के लिए कोई ऐसे शख्सियत को लाना है जो हमारे हक में लड़ेंगे। लेकिन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आपको बार बार एक बात बोला है, अगर आप बांद्रा ईस्ट के लोगों के सामने मेरे जैसा काम करने वाला कोई और है तो बेशक आप उनकी मदद कीजिए। जितना काम मैंने किया है विद एविडेंस पेपर के साथ दे रहा हूं, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, संविधान के दायरे में रहकर मैं आपका काम करके दूंगा। एक बात बताओ मुझे, आप शिवसेना की आज शिवसेना बन के कितने साल हो गए? 40-50 साल तो हो गए, हुए ना? शिवसेना होने के बावजूद, शिवसेना के कार्यकर्ता घर घर में हर नुक्कड़ पे होने के बावजूद भी आज कितने मिल बंद हो गए? बेरोजगारी आ गई। मिल बंद होने से रोज बेरोजगारी आ गई। सारे आज जहां जहां मिल बंद है सब पे मॉल बन रहा है। कैसे बन रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों की रोजी रोटी मार के, उनके पेट को काट के उसको डेवलपमेंट बोला जाएगा? आप बताइए मेरे को। लोगों को बेरोजगार करके उसको बोलेंगे डेवलपमेंट? अरे जाके पूछिए उस मिल मजदूर से, उसकी हालत क्या है आज। उनके पास रहने को खुद का घर नहीं है, और जितने भी मुंबई के अंदर थे सब छोड़ छोड़ के बदलापुर, वांगनी, इतने दूर दूर जाना पड़ा है लोगों को, मिल मजदूरों को। क्या बात कर रहे हो आप? शिवसेना डेवलपमेंट के साथ नहीं है। शिवसेना बोलो, बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश पॉलिसी आपने सुना होगा। तो आदित्य ठाकरे किस बेस पे कमिटमेंट करे 30-35 का? भाई अगर आपको वापस से मैं समझा रहा हूं, नेता को ABCD मालूम नहीं होता। नेता जहां पे भाषण देने जाता है वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई आपको ये मुद्दे पे बोलना है, ये मुद्दे पे ये बात करना है, वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को ही दोहराते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं रहता कि उस इलाके में क्या है। आप मुझे बताओ, जो आदित्य ठाकरे जी, देखो मेरे दुश्मन नहीं है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, फर्क इतना ही है, बाकी और कोई फर्क है। ठाकरे साहब वो खुद आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहाँ से? वर्ली से। वो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के वो बांद्रा में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो पॉलिटिकल नेता है, उनका हक है हर जगह पे जाना, हर जगह पे बोलना। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि वर्ली अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के वहां पे इतने तकलीफ है। आज जो सीलिंग रोड बना है, कितने कोली समाज के लोग आज दिक्कत में आ गए, कितने का झोपड़ा टूट गया, किसी को कंपेंसेशन नहीं मिला, चल रहा है अभी तक। वो जगह छोड़ के वो यहाँ क्यों? ये उनका घर है, ये उनका गढ़ है, और यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, तो इनको मुसलमान की जरूरत है। के हिसाब से भारत नगर में आदित्य ठाकरे आए हैं, आदित्य ठाकरे के बदली कौन आके कमिटमेंट देना चाहिए? आदित्य ठाकरे के बदली उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आना चाहिए था, अनिल परब जी को आना चाहिए था। ठीक है, अनिल परब जी थे कल,
परब जीप जब आए तो उनको कमिटमेंट करना चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए तब। संत ज्ञानेश्वर नगर इसके लोगों को बेफिक्र रहना है, मैं सबको वहीं पे घर तोड़ के घर एसआरए में बना के दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। सीना तान के बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले? आज धारावी के लोगों को उठा के मिटखाड़ी में फेंक रहे हैं, भांडुप के साइड में अप्रूवल लिया है, इन्वायरमेंट एनओसी के लिए गया है फाइल। क्यों भाई? एसआरए का कानून क्या है? जिधर से तोड़ा है उधर ही हम उसी दायरे में आपको देंगे, इसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 3310। तो अंडर सेक्शन 3310 का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग खुला खुला बोलो ना लोगों को कि हम आपको बिल्डिंग यही बना के देंगे, तो कौन आपके डेवलपमेंट का विरोध करेगा? आप लोगों को कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं रहे, आप उल्टा लोगों को ये डरा रहे कि लेना है लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूं, यूबीटी की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है ये हाथ नहीं मिलाएंगे? आने वाले दिन में देखना, कहीं ऊंच नीच आमदार के हो गए तो ये हाथ मिला के सरकार बना लेंगे, बीजेपी के साथ बना लेंगे सरकार। ये तो वो मुसलमान जनता से धोखा हो जाएगा फिर। सीधी सी बात है। अरे आज तक कौन सी वफादारी निभाए, मुझे वो तो बताओ आप। मुसलमानों के साथ कौन सी वफादारी मिली मुसलमानों को? अनवर जी, मुझे आप ये बात समझाइए कि जब ऐसा सब कर रहे हैं फिर मुसलमानों की वोट की आस क्यों है? देखो, आज पूरे महाराष्ट्र बोलो, हिंदुस्तान में बोलो, विनिंग वोट मुसलमानों का है, ये आप बात समझ के चलो। आज कहीं मतलब ये सब नेता लाचार है, बिना मुसलमान के लिए काम नहीं करेंगे, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करेंगे। अगर मुसलमानों का नाम अगर ये नहीं लेंगे ना, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका धंधा बंद हो जाएगा। राजनीति नहीं हो रही है। देखो, एक जमाने में राजनीति लोगों के विकास के लिए होती थी, अपने देश के विकास के लिए होती थी। आज यहाँ पे राजनीति खुद के विकास के लिए हो रही है, किसी कौम के लिए नहीं हो रही है। आप इस बात को समझो। यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को, जय भीम वालों को वापरा जा रहा है, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए, मुझे तो हंसने आ रहा है, हंसने भी आ रहा है, और अपने कौम पे है ना, कौम को देख के रोना भी आ रहा है। जिशान सिद्दीकी साहब एनसीपी अजीत दादा पवार के पार्टी से कैंडिडेट बोल के लड़ रहे हैं, उनका प्रचार बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको मंत्र दिखा दूंगा। तो कांग्रेस से लड़ना चाहिए था भाई। अगर कांग्रेस से लड़ते तो मैं उम्मीदवार की नज़र में आता ही नहीं था, मैं उम्मीदवार बनता ही नहीं था। आज मेरी कौम का वोट ऐसे को ना जाए जिससे बीजेपी का हाथ मजबूत हो, सेना का हाथ मजबूत हो, इस वजह से मैं खड़ा हूं। अगर वो भाई कांग्रेस का लेके आते तो मैं एक बार ठीक है कांग्रेस से बोल के मैं चुप बैठ जाता। भाई माफ करना, मेरे रैली का टाइम हो रहा है, बहुत वक्त ले चुके आप। ये तो सिलसिला चलते रहेगा, आपके सवालात क्या कम होंगे नहीं। हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को और 176 असेंबली के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मेरे बांद्रा ईस्ट पूर्व 176 के दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम अनवर शेख, आपके इलाके में खड़ा हूँ, आपका अपना, आपका खादिम, आपका नौकर बनकर मैं आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करके आपके दरमियान में रहूँगा। आपका काम करके देना मेरा दायित्व रहेगा, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि उम्मत मोहम्मदिया की मैं खिदमत करूं, और इंशाल्लाह मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 20 नवंबर 2024 को आप सबसे अनुरोध है, आप और आपका परिवार 8 नंबर बटन दबा के बहुमत से मुझे विजय करें। मेरी निशानी इस निशान को देखकर आप लोग 8 नंबर बटन दबाइए, और जितना हो सके अपने वालों के बीच ये वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी जीत का जश्न इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द आप लोगों के बीच मनाऊं। जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। दर्शकों, आपने कि किस तरह से कैंडिडेट अपने अपने जोश, अपने अपने जो टैलेंट है और अपना जो जज्बा है वो आप लोगों के बीच रख रहे हैं, लेकिन जनता, हम यही कहेंगे 176 असेंबली की अब काफ़ी समझदार हो गई। ये जनता को धार्मिक भाषण नहीं चाहिए, ये जनता को चाहिए डेवलपमेंट, ये जनता को चाहिए एजुकेशन, ये जनता को चाहिए नशा मुक्त, ये जनता को चाहिए बच्चों का फ्यूचर, ये जनता को चाहिए हाई क्वालिफिकेशन, ये जनता चाहती है IAS IPS कलेक्टर ऐसे हमारी औलादों में से कोई निकले, कोई बने। ये जनता अब बदल गई है, अपना कैंडिडेट चुन के लाएंगी। आपका जो भी ओपिनियन है हमारे मैसेज बॉक्स पे डालिए और अपनी राय रख हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।